नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूं बहुत ही शानदार लाजवाब दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कार्य और ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये दर्पण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पटवार, ग्राम सेवक, वनपाल, वनरक्षक, इनके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इनको अच्छी तरह पढ़िएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका दोस्तों 2, दूसरा 1, तीसरा 4 और चौथा 3। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों 2। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण फिर 2 भागों में बटे होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गोलीय धरातल के अपवर्तन के नियम से संबंधित है? पहला ऑप्शन, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा ऑप्शन, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर बनते हैं। और तीसरा, 2 समांतर आने वाली किरणें गोलीय धरातल से परावर्तन के बाद समांतर चली जाती है। और चौथा, मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर बनते हैं। यह आपके अपवर्तन के नियम से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन कोण के सदैव रिक्त स्थान होता है। पहला ऑप्शन बराबर, दूसरा समानुपाती, तीसरा व्युत्क्रमानुपाती और चौथा से अधिक। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के होता है। जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बराबर। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, मतलब कोण आई बराबर होता है दोस्तों कोण आर। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके सामने, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर रखे गए हैं, तो कुल बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा 5, तीसरा 2 और चौथा 1/2। तो यदि 2 समतल दर्पण 180 डिग्री के कोण पर हैं तो वहाँ पर बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे दोस्तों? जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों, अपना सूत्र होता है 360/थीटा। किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो 360/थीटा। थीटा का मान है 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। काट दीजिएगा, 18 दूनी 36, 2 आ रहा है। 2 अगर सम संख्या है तो आप इसमें से 1 घटा कर लिखिएगा, अपना उत्तर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा दाढ़ी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयोग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण और चौथा समतल या अवतल। तो जवाब दीजिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा समतल और अवतल। समतल दर्पण भी काम में ले सकता है और वैसे अवतल दर्पण भी काम में ले सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दर्पण की क्षमता का सूत्र होता है, पहला ऑप्शन डाइऑप्टर, दूसरा मीटर, तीसरा सेमी डायरेक्टर, चौथा उपरोक्त दोनों और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण की क्षमता का सूत्र क्या होगा दोस्तों? जवाब दीजिएगा,
यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ई ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दर्पण की क्षमता नहीं होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दर्पण की क्षमता का सूत्र नहीं होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, पहला ऑप्शन अनंत, दूसरा शून्य, तीसरा गोलीय दर्पण से कम और चौथा गोलीय दर्पण से कुछ अधिक। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइएगा कितनी होती है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी होती है अनंत। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक व्यक्ति के पास धनात्मक फोकस दूरी वाला एक लेंस तथा एक दर्पण है, तो पहला ऑप्शन दोनों उत्तल होंगे, दूसरा दोनों अवतल होंगे, तीसरा लेंस अवतल दर्पण उत्तल और चौथा लेंस उत्तल दर्पण अवतल। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। एक व्यक्ति के पास धनात्मक फोकस दूरी वाला एक लेंस और एक दर्पण है, तो क्या होंगे उनमें से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, दोनों उत्तल होंगे। क्या होंगे, दोनों उत्तल होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक लड़की एक जादुई शीशे में अपना सिर बड़ा, धड़ उसी आकार का, पैर छोटे पाती है, ऊपर से नीचे तक दर्पणों का क्रम है। तो पहला ऑप्शन उत्तल समतल अवतल, दूसरा अवतल अवतल उत्तल और तीसरा अवतल समतल उत्तल और चौथा उत्तल उत्तल समतल। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, अवतल समतल और उत्तल, अवतल समतल और उत्तल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला दर्पण है, पहला ऑप्शन कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव, तीसरा समतल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण होता है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने वाला दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, पहला ऑप्शन 0 डायोप्टर, दूसरा 1 डायोप्टर, तीसरा 2 डायोप्टर और चौथा 4 डायोप्टर। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ, स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 0 डायोप्टर। कितनी होती है, 0 डायोप्टर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है अपने को 0.5 मीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी। पहला ऑप्शन 2 डायोप्टर, दूसरा -2 डायोप्टर, तीसरा -4 डायोप्टर और चौथा 5 डायोप्टर। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी है आपकी 0.5 मीटर, तो इसकी क्षमता P पूछ रहा है। तो अपने को पता है P बराबर 1/f होता है दोस्तों। तो मान रखिएगा 1/f का मान 0.5, पॉइंट हटा दीजिएगा, ऊपर 0 लग गया, 10 में भाग गया 5 का कितनी बार, 2 बार। तो अपने लेंस की क्षमता आ गई 2 डायोप्टर। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, 2 डायोप्टर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी, पहला ऑप्शन 200 सेंटीमीटर, दूसरा 100 सेंटीमीटर, तीसरा 50 सेंटीमीटर और चौथा 2 सेंटीमीटर। तो देखो क्या कह रहा है, लेंस का पावर मतलब P दे रखा है 2 डायोप्टर और पूछ रहा है फोकस दूरी मतलब F। तो अपने को पता है P बराबर 1/f होता है। P बराबर क्या होता है, 1/f। F याद करना है तो P को इधर भेज दीजिएगा, F बराबर 1/P हो जाएगा। अब मान रखिएगा 1/P का मान कितना है, 2। तो यहाँ भाग देंगे तो यहाँ 0 उतारा, पॉइंट लग गया, 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 0.5 आ गया अपने 0.5 मीटर। अब फोकस दूरी दे रखी है सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा, 0.5 को 100 से गुणा कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। कितना आएगा दोस्तों, 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। पहला ऑप्शन प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा प्रकाश का विवर्तन और चौथा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? पहला ऑप्शन प्रकाश के विवर्तन के कारण, दूसरा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तीसरा प्रकाश के ध्रुवण के कारण और चौथा प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सीधी दिशा में चली जाती है, दूसरा विलंब की ओर झुक जाती है, तीसरा विलंब से दूर हटती है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा। प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह विलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुक जाती है? अविलंब की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, स्टार लगा लीजिएगा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। पहला ऑप्शन तरंग के समान, दूसरा कण के समान, तीसरा तरंग व कण दोनों के समान और चौथा तरंग एवं कण के समान नहीं। तो जवाब दीजिएगा। प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होती है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा तरंग व कण दोनों के समान। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रकाश के कणिकावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा हाइजेनबर्ग, तीसरा डी ब्रोगली और चौथा अल्बर्ट आइंस्टीन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए न्यूटन। कौन होगा? न्यूटन ने प्रकाश का कणिकावाद सिद्धांत दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो क्या होता है? पहला ऑप्शन मिश्रित परावर्तन, दूसरा वितरित परावर्तन, तीसरा पूर्ण परावर्तन और चौथा नियमित परावर्तन। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा नियमित परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण चिकनी सतह से टकराती है तो उसको कहते हैं नियमित परावर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक खाना बनाने वाले बर्तन जिसे आग पर चढ़ाया जाता है की सतह होनी चाहिए? पहला ऑप्शन काली और चिकनी, दूसरा काली और खुरदरी, तीसरा सफ़ेद व चिकनी और चौथा सफ़ेद तथा खुरदरी। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा काली और खुरदरी। कैसी होनी चाहिए? काली और खुरदरी होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तब आपतन कोण परावर्तन कोण के खालिस्तान होता है? पहला ऑप्शन समानुपाती, दूसरा बराबर, तीसरा प्रतिलोम अनुपाती और चौथा कम। तो जवाब दीजिएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के होता है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बराबर। क्या होता है? बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पार्श्व प्रतिपन्न पाया जाता है? पहला ऑप्शन सभी प्रकार के प्रकाशित यंत्रों में, दूसरा सभी प्रकार के दर्पण में, तीसरा केवल समतल दर्पण में और चौथा केवल गोलीय दर्पण में। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा केवल समतल दर्पण में। पार्श्व प्रतिबिंब होता है केवल समतल दर्पण में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है? पहला ऑप्शन जो प्रतिदिन सदैव सीधा बनता है, दूसरा जो प्रतिदिन प्रत्येक पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तीसरा जो प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और चौथा उपरोक्त तीनों कथन असत्य है। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों सी, जो प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। पेरिस्कोप में कौन सा लेंस
या दर्पण प्रयोग में आता है? पहला ऑप्शन समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण या अवतल लेंस और चौथा उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। तो जवाब दीजिएगा, पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा समतल दर्पण। पेरिस्कोप परिदर्शी को कहते हैं दोस्तों। ये जल में छिपकर सैनिकों के द्वारा दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने का यंत्र होता है पेरिस्कोप। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुरूपदर्शी में कौन सा दर्पण या लेंस प्रयोग में होता है? तो पहला ऑप्शन समतल दर्पण, दूसरा अवतल, तीसरा उत्तल दर्पण या अवतल लेंस और चौथा उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा समतल दर्पण। बहुरूपदर्शी ये विभिन्न प्रकार के रंग देखने का यंत्र होता है, इसमें भी आपका समतल दर्पण काम में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन दाढ़ी बनाने में, दूसरा वाहनों के पीछे का दृश्य देखने में, तीसरा कैमरे में और चौथा उपरोक्त सभी में। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वाहनों में पीछे का दृश्य देखने में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वातावरण में प्रकाश का विसरण डिफ्यूजन ऑफ लाइट निम्नलिखित की वजह से होता है? पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा धूलकण, तीसरा हीलियम और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा धूलकण। डस्ट के कारण होता है प्रकाश का विसरण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि? पहला ऑप्शन खून का रंग लाल है, दूसरा प्राणी मतलब जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं, तीसरा लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है और चौथा लाल खतरे का प्रतीक है। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। तो दोस्तों ये थे दर्पण से संबंधित 28 महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं अपन दोस्तों जल्दी अगली क्लास में। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, और जो भी इस चैनल पर नए थे वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।